हाय एवरीवन। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने एक और मजेदार वीडियो लेकर। आज की वीडियो का टॉपिक है केस स्टडी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। साइंस के अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स में केस स्टडी प्रॉब्लम्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंटिटी बन गई है। बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है कि भाई पुराने साल के पेपरों में तो केस स्टडी प्रॉब्लम्स थे नहीं, अब इसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत पीछे के तो सैंपल पेपर ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारी कंफ्यूजन है। इन सारी कंफ्यूजन्स को साइड करके इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, ये आज की क्लास में मैं सीखने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। केस स्टडी प्रॉब्लम्स मैंने जो उठाए हैं वो साइंस के तीनों हिस्सों से उठाने की कोशिश की है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडी प्रॉब्लम बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूं तो केस स्टडी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं होती है। केस स्टडी प्रॉब्लम में आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहता है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको 5 सवाल दिए जाते हैं। इन पांचों के पांचों सवालों को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है बच्चों। इन 5 में से ऐसे 4 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं जिनको लेके आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ, आप इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाओगे अपनी आंसर शीट में। तो ये करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा, आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो। और एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे केस स्टडी प्रॉब्लम्स में जो पैराग्राफ को आपको दिया जाएगा, वो पैराग्राफ पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट करके दिया जाता है। तो केस स्टडी प्रॉब्लम्स के लिए अगर आपको अपने स्किल को शार्प करना है तो अभी भी हमारे पास काफी टाइम है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल का भी महीना है। तो ऐसे में इतने लंबा टाइम है और सिलेबस रिवीजन आपका ऑलरेडी अगर हो चुका है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एनसीईआरटी को के थ्योरेटिकल पोर्शन को एटलीस्ट वर्ड बाय वर्ड रीड करें। ऐसे में उस पैराग्राफ को कैच करके आंसर करने में आपको काफी आसानी होगी। तो अगर मैं बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखूं तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए अटैच किया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ो और 4 सवालों के जवाब दो। पैराग्राफ क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का। मुझे कैसे पता चला? अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। उसके बाद क्या हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। और आखिरी में क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, सॉरी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये तो साथ साथ चल रहा है। तीसरा स्टेप इसका कह रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस में आपके फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया गया है। फोटोसिंथेसिस आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि प्लांट्स में पाया जाता है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि these steps need not take place one after the other immediately। ये सारे प्रोसेसेस एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो चलो पैराग्राफ तो मेरे ध्यान में आ गया कि भाई प्लांट से रिलेटेड है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, और फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पूछ लेगा। देखते हैं क्या पूछता है। पहला ही सवाल आ गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? तो आप जानते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाना। तो यहाँ पे लगेगा सनलाइट डेफिनेटली, यहाँ पे लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल भी लगेगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बच्चों, ना तो ऑप्शन ए, ना तो ऑप्शन बी, ना तो ऑप्शन सी, बल्कि ऑप्शन डी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ते, डायरेक्टली पहला ऑप्शन देखकर ही आंसर कर देते हैं। अगर आप उन बच्चों में से होते तो आपका ये आंसर गलत हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सनलाइट आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपने नीचे के ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया, जल्दी से बस टिक मार के आगे चले गए, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि नीचे के ऑप्शंस बी और सी भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो बच्चों सारे ऑप्शंस पढ़ के आंसर करना। दैट्स व्हाई मैं कहूंगा कि इसका आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो पहले 5 क्वेश्चंस मेरे को दिए गए थे, उसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने थे, पहला ही अटेम्प्ट कर लिया हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि भाई डिफाइन करो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। भाई हम लोग जानते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना, या वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बात हो रही है, वो अपना खाना खुद बनाता है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करना है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है।
तो मैंने बस इतना सा ही मेंशन किया है दैट इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोसेसेस इट्स ओन फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग सनलाइट। यूजिंग सनलाइट। आपको जहां पे भी मौका मिले अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, जहां पे भी मौका मिले, क्योंकि जब भी आप आंसर को पॉइंट्स में लिखते हो आपका आंसर और ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखता है और मार्क्स स्कोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी तक मेरे पास कितने क्वेश्चन है पैराग्राफ में से? दो। और दोनों के क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है ये हमने देखा। अभी कितने क्वेश्चंस और बाकी हैं इसमें? बाकी 3 हैं, लेकिन हमको उनमें से कोई 2 का ही आंसर करना है। तो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होने वाले केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके हम लोगों को मिलता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। प्लांट को मिलता है बेसिकली ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को लिखते वक्त स्टोशियोमेट्री का जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों। कई बार बच्चे स्टोशियोमेट्री लिखना भूल जाते हैं कि भाई बायोलॉजी का क्वेश्चन है, रिएक्शन लिख दो और आगे निकल लो। ये गलती हमें नहीं करनी है, हमें स्टोशियोमेट्री याद से लिखनी है, नहीं तो मार्क्स कट जाए। आप बस वो रिएक्शन लिख दीजिए, आपके 1 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। तो 4 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस अभी तक हमने आंसर किए हैं। चौथे क्वेश्चन के पास जाऊं तो वो तो एक एमसीक्यू है, तो चलो इसको तो पढ़ ही लेना चाहिए क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए ही गए हैं। द रोल ऑफ स्टोमाटा इज, स्टोमाटा का क्या रोल होता है? पहला ऑप्शन दिया है गैसियस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो भी इन्वॉल्व होता है एक्सचेंज, वो आपके स्टोमाटा के थ्रू होता है। तो ये बात तो सही है। मैंने फिर कहा है पहला ऑप्शन अगर आपको सही लगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे के ऑप्शन रीड नहीं करेंगे आप, आगे के ऑप्शन भी रीड करके। अगला ऑप्शन कहता है टू कैरी आउट ट्रांसपिरेशन। नाउ दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग थिंग। ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर लॉस स्टोमाटा के थ्रू ही होता है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब मुझे और नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शंस पे मैं टिक नहीं लगा सकता। अब तीसरा ऑप्शन मेरा फेवरेट हो जाता है क्योंकि वो बोलता है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन बोलता है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता क्योंकि ए और बी को मैं पहले ही सही बोल चुका हूं। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर हैज टू बी बोथ ए एंड बी। तो वही हमारा आंसर भी है, आंसर हैज टू बी बोथ ए एंड बी। तो बच्चों 5 सवाल हमको दिए गए थे, किन्हीं 4 के आंसर करने थे, हमने पहले 4 के आंसर ऑलरेडी कर दिए हैं। अभी भी एक सवाल बचा हुआ है, देख लेते हैं क्या है वो सवाल। अब ये सवाल आंसर करना अब जरूरी नहीं है क्योंकि आप पहले ही 4 आंसर कर चुके हो, लेकिन चौथा 5वां सवाल कैसा पूछा जा सकता है, मैं एक ऑप्शन वहां का भी दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पानी को तोड़ा कैसे जा सकता है? 4 ऑप्शंस है। अगर आप अब बच्चों यहाँ पे पानी को तोड़ा जाने का जो भी सवाल पूछा जा रहा है वो आपके पैराग्राफ के रेफरेंस में पूछा जा रहा है। आपका पैराग्राफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है फोटोसिंथेटिक साइकिल में। तो वहां पे बच्चों हमने ध्यान से देखा था कि लाइट ऑफ द सन, देखिए मैं लेके चलता हूं आपको पीछे वापस उस क्वेश्चन के पास। अगर मैं लेके जाऊं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen। कहने का मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लो आप लोग केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी की मदद से आप पानी को तोड़ सकते हो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इनडायरेक्टली सब कुछ लाइट से शुरू हो रहा है, इनडायरेक्टली लाइट ही आपके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ती है। तो लाइट कहां से आ रही है? फ्रॉम द सन। दैट्स व्हाई द आंसर हैज टू बी लाइट ऑफ द सन। बाकी ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाते हैं, पढ़ के भी देख सकते हैं। हीट ऑफ द सन का कोई रोल नहीं है। अनदर वाटर मॉलिक्यूल हो नहीं सकता, एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए दूसरा वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का प्रोडक्ट है, उसका लेना देना पानी की स्प्लिटिंग से डायरेक्टली नहीं है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा लाइट ऑफ द सन। दैट मींस ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आते हैं बच्चों इसमें से सवाल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होने वाले। पैराग्राफ आपकी बुक से आपको दिया जाएगा, आपको तो बस उनमें से दिए गए 5 सवालों में से किन्हीं 4 के जवाब देने हैं। आपको बस जरूरत है तो अच्छे से एनसीईआरटी को पढ़ने की। तो इसी के साथ आज का सेशन होता है फिनिश। आई होप आपको काफी क्लैरिटी केस स्टडी प्रॉब्लम्स को के रिलेटेड आया होगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए
हैप्पी लर्निंग।